दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 दशकों में अयोध्या धार्मिक और आस्था का केंद्र से ज़्यादा राजनीति का केंद्र बन चुका है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तब से तो अयोध्या एक नए कलेबर में सामने आ रहा है। हर दिवाली को रिकॉर्ड बनते हैं। इस बार 24 लाख दिए जलाए गए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि उन्हीं बुझते हुए दियों से तेल निकालने वाले, तेल अपने कनस्तर में, अपने बर्तन में निकालने वाले उन गरीबों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। सैकड़ों लोग, वो गरीब चेहरे, वो कुपोषित चेहरे आपको तमाम यूट्यूब चैनल्स पर दिखाई पड़ते हैं। ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया पर नहीं दिखेंगी। वो बुझे हुए चेहरे, वो तेल को निकालने वाले चेहरे आपको गोदी मीडिया पर नहीं दिखेंगे। गोदी मीडिया में तो जगमगाती दिवाली दिखेगी, योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट, उसका ऐश्वर्य दिखाई देगा, अयोध्या का ऐश्वर्य दिखाई देगा। लेकिन उसी अयोध्या में गरीब किस हालात में हैं, किसान किस मजबूरी में जी रहे हैं, ये आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। बहरहाल, चूंकि अयोध्या एक आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बन रहा है, धार्मिक पर्यटन स्थल बन रहा है, इसलिए वहाँ पर किसानों की तमाम ज़मीनें भी अधिग्रहण की जा रही हैं। उनको कितना मुआवजा मिल रहा है ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक दफ़ा वो भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी जब तमाम किसान जल में सत्याग्रह कर रहे थे, आधे डूब करके। बहरहाल, वो शायद अब मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, लेकिन अयोध्या से कई किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी ने लेपचा में अपनी दिवाली मनाई, हिमाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ में। और उन्होंने वहाँ पर कहा कि अयोध्या वहाँ है जहाँ प्रभु राम हैं, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आप हैं। अब इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए अब सैनिक ही भगवान हो गए हैं? हालांकि इस देश में सैनिकों का दर्जा हमेशा से विशेष रहा है कि वो सैनिक जो सीमा पर, जो सरहदों पर विपरीत परिस्थितियों में रह करके, सर्दियों में, गर्मियों में, वो अपना सब कुछ निछावर करते हुए, बलिदान देते हुए हम तमाम लोगों की सुरक्षा करते हैं। हम तभी चैन से सो पाते हैं जब रात में पहरे पर हमारे सैनिक होते हैं। ऑब्वियस है कि उन सैनिकों की इज्जत, उन सैनिकों का सम्मान हमारे देश में पहले से भी रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जिस तरह से शरणागत हो रहे हैं, तो क्या वो राहुल गांधी के उस नैरेटिव के सामने अपने आप को बौना पा रहे हैं? क्या वो पराजित हो गए हैं? उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, ओबीसी के सेक्रेटरीज में कितने स्थान हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके आगे क्या नरेंद्र मोदी का सारा नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है? क्या अब राम मंदिर का इशू भी चुनाव नहीं जिता सकता? क्या अब उन्हें किसी दूसरे नैरेटिव की तलाश है? और यही नरेंद्र मोदी हैं जो 22 जनवरी को चीफ गेस्ट होंगे राम मंदिर के उद्घाटन में। लेकिन अभी वो नहीं थे। लेकिन जहां पर वो थे, सवाल वहां से भी उठता है कि जिन सैनिकों के पास वो थे और वहां पर जिस तरह से उन्होंने बातें रखी, अपने परिवार की तरह उनको बताया, वो परिवार तो अपना किसानों को भी बताते रहे। उनके लिए तो वो परिवार, वो महिलाएं पहलवान भी थे, जो खिलाड़ी थी, वो बेटियां थी उनकी, उनके लिए तो वो परिवार आदिवासी भी हो जाता है, कभी दलित भी हो जाता है। लेकिन उस परिवार के साथ नरेंद्र मोदी का अपना काम क्या है, उसकी फिक्र क्या है? वो नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में उसी तरह की वेशभूषा अपनाते हैं, और वहां पर भी जो लोग हैं वो भी उनके भाई बहन हो जाते हैं। परिवारीजन आजकल टर्म इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब मणिपुर के लोगों पर वो विपदा आती है,
जब वहां पर जातीय संघर्ष होता है कुकी और मैतेई के बीच में, दो औरतों को नग्न करके उनकी परेड कराई जाती है, फिर उनके साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं, तमाम नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, आगजनी होती है, गिरजाघरों को आग लगाया जाता है, उस समय नरेंद्र मोदी क्यों उनके बीच नहीं पहुंचते? तब क्या उनके वो परिवारीजन नहीं होते हैं? जब वो सैनिक जिन्हें बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, जो पुलवामा होकर के गुजरने थे, सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उस समय राज्यपाल थे और उन्होंने आरोप लगाया कि उन सैनिकों को 4 महीने से 5 महीने से रोक के रखा गया था क्योंकि वो जेट प्लेन की डिमांड कर रहे थे कि उनको हवाई यात्रा के जरिए पहुंचाया जाए गंतव्य तक, लेकिन गृह मंत्री ने, होम मिनिस्ट्री ने इसकी इजाजत नहीं दी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए कोई प्रबंध नहीं किया। सतपाल मलिक कहते हैं कि अगर ये जानकारी मुझे होती तो मैं ही कर देता, लेकिन जब उन्हें रोड के जरिए लाया गया तो 14 फरवरी 2019 को जो हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए, परखच्चे उड़ गए उनके शरीर के, और वो काफिला जिनके बीच में एक स्कॉर्पियो घुसती है और जहां से घुसती है वहां पे भी कोई चेक पोस्ट नहीं था, जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में कौन नहीं जानता। और सतपाल मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि वो गाड़ी जिसमें कई किलो आरडीएक्स था, वो 15 दिन से वहीं चक्कर लगा रही थी और इनपुट मिल रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग में व्यस्त थे। उनको सतपाल मलिक ने फोन किया, फोन नहीं उठाया, और जब शाम को फोन आया तो सतपाल मलिक से उन्होंने कहा कि आप चुप रहिएगा, बोलिएगा नहीं। ये सैनिक उनके परिवारीजन हैं। इन सैनिकों के साथ क्या व्यवहार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? जब वही चीनी सैनिकों की घुसपैठ होती है और हमारे सैनिक हताहत होते हैं, उनके वीडियो आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं, जबान नहीं खोलते हैं। जब विपक्ष बहुत ज्यादा घेरेबंदी करता है तब वो झूठ बोल करके किनारा कर लेते हैं कि न तो वहां पर कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ था, न कोई आया है, न कोई आने वाला है। गलवान घाटी में इस झूठ को कहकर के क्या उन्होंने अपने सैनिकों का अपमान नहीं किया? क्या उन्होंने जो सैनिकों के साथ हुआ वो खारिज नहीं कर दिया, अनदेखा नहीं कर दिया? फिर उन सैनिकों को परिवारीजन, अपना मित्र कहना, अपना परिवार का कहना, क्या ये उचित है? क्या ये शोभा देता है उस व्यक्ति को? लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासत यही है। उन्होंने हमेशा वो उत्तेजना की राजनीति की है। पुलवामा के जरिए उन्होंने वो फायदा उठाया, बालाकोट करके, एयर स्ट्राइक करके। उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पीओके में कितने आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हुए, कितने आतंकवादी मारे गए, इसका तो कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन पूरे चुनावी कैंपेन को ऐसे बना दिया गया जैसे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को समूचा ध्वस्त कर दिया, बदला ले लिया, और इस बदले की भावना को उन्होंने लोगों के भीतर जो भर के उन्हें चुनावी एजेंट में तब्दील कर दिया। अपना पार्टी का मतदाता बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली और 2019 में पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीटें जीत करके, यानी 303 सीटें जीत करके वो सत्ता में पहुंचते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हीं सैनिकों की पेंशन की उनको परवाह क्या है? अग्निवीर आपने बना दिए, 4 साल के लिए सैनिक को नौकरी आप दे रहे हैं जिनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई फंड नहीं, और उनकी शहादत पर भी क्या वो सम्मान उनको मिल सकता है जो एक सैनिक को मिलता है? और इसकी चर्चाएं होने लगी, वो नहीं मिल रहा है। ना उनको वो आर्थिक सहायता मिल रही है और ना वो सम्मान मिल रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं तो आपके साथ आया हूं, आपके बीच आया हूं, और अयोध्या में तो राम है, ये कहना क्या प्रधानमंत्री के लिए शोभा देता है या सिर्फ ब्रांडिंग का एक माध्यम है? ऑब्वियस है कि इस पूरे दृश्य को जब वो सैनिकों के बीच में भाषण दे रहे हैं तो गोदी मीडिया ने उसको चलाया,
और इसके जरिए वो लोगों के मन में जो सैनिकों के प्रति सम्मान है, उस सम्मान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये इस्तेमाल उन्हें फायदा जरूर पहुंचा सकता है, लेकिन उस सच को तो नहीं दिखा सकता कि जो नरेंद्र मोदी ने उन सैनिकों के साथ किया है, चाहे वो गलवान घाटी में हो या सीआरपीएफ के जवानों का शहीद होना हो। और उसकी जांच हुई क्या? आज कोई इसकी डिमांड क्यों नहीं करता कि पुलवामा अटैक में जिन सैनिकों की शहादत हुई थी, उनको पहले तो वो सम्मान मिला क्या? बहुत सारे सैनिकों के परिवारों की ये शिकायत है कि उन्हें जो आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली है। उनको भुला दिया गया, उनके फोटो का इस्तेमाल तो किया गया, लेकिन चुनाव के बाद सरकार ने उन सबको भुला दिया। अगर सरकार उसके प्रति चिंतित होती तो जाहिर तौर पर जांच कराती, और जो उसमें शामिल होते, कोई भी आतंकवादी ग्रुप शामिल होता, सच्चाई तो यह है कि वो स्कॉर्पियो का जो भी मालिक था वो पकड़ा गया और उसकी जमानत भी हो गई। आपको वो भी याद होगा कि जो पकड़ा गया था वहां पर सैन्य अधिकारी, जब वो ये कह रहा था कि आप नहीं जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, और उसकी भी जमानत हो गई, जो आतंकवादियों के साथ जिसकी मिली भगत थी। तो ये सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसे केवल और केवल भुनाना भर है लोगों की भावनाओं को, लोगों की भावुकता को, लेकिन उन सैनिकों का लगातार अपमान करना, उनके आर्थिक सहयोग को कम करते जाना और उनके हताहत होने पर खामोश बने रहना, ये मोदी की अपनी खूबी है। लेकिन जनता सब देख रही है। शुक्रिया।